देखिए, पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो है कि क्या होता है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी किसको कहते हैं उसी को आज हम लोग बढ़ाते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, किसी कंपाउंड का वह गुण जिसे हम लोग आँख से देखकर, हाथ से छूकर या नाक से सूंघकर या जिसका जीभ से स्वाद लेकर पहचान सकते हैं, उस गुण को क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो यहाँ पर आपके बुक में जो है कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन कंपाउंड का फिजिकल प्रॉपर्टी बताया गया है, उससे कुछ क्वेश्चन दिया गया है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको हम लोग पढ़ने से पहले शुरू को एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू में गए हैं और वहाँ पर इसका फिजिकल प्रॉपर्टी पूछा गया। एक कंपाउंड की जगह पर मान लीजिए आपसे जो एग्जामिनर है इसी का फिजिकल प्रॉपर्टी पूछ दिया। तो फिजिकल प्रॉपर्टी होता क्या है उसी चीज़ को समझा रहा है। यदि आप इसका बता दीजिएगा तो किसी भी कंपाउंड का बता सकते हैं। तो सबसे पहले कि मान लीजिए यह देखने में किस कलर का है, तो रेड कलर का है। तो कलर, किसी भी कंपाउंड का कलर क्या होता है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी हो गया कलर, जो देख के हम लोग पहचान सकते हैं। दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी है कि यह सॉलिड है, लिक्विड है या गैस, यानी कि भौतिक अवस्था। तो यह छूने से पता चल रहा है कि कठोर है यानी कि सॉलिड है। तो फिजिकल स्टेट क्या हो गया आपका, एक प्रॉपर्टी हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि इसका सॉलिड, गैस और भौतिक अवस्था जो भी होता है, सॉलिड, गैस और लिक्विड, इसको हम लोग बता सकते हैं आँख से देखकर। दूसरा, अब या फिर अगला कह सकते हैं कि इसको अगर पानी में डालते हैं तो पानी में यह तैरने लगता है तो इनसोलुबल है, और पानी में डूब जाता है तो यह क्या कहलाएगा, सोलुबल कहलाएगा। तो पानी में यह नहीं डूबेगा या तैरने लगेगा तो यह पानी में इनसोलुबल है, यानी कि सोलबिलिटी भी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। और चौथा जो एक फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग क्या बता सकते हैं, हाथ से छूने के बाद इसका हम लोग टेम्परेचर बता सकते हैं कि यह गर्म है या फिर ठंडा है। तो यानी बॉइलिंग पॉइंट इससे रिलेटेड हो गया। तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में बहुत सारा गुण आता है जिसको हम लोग बता सकते हैं, जिसमें जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्बिलिटी, डेंसिटी, कलर, स्मेल, ये सब, ऑर्डर, ये सब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो हम लोग को इस बुक में उतना सब नहीं पढ़ना है, क्योंकि कलर बहुत सारे कंपाउंड का अलग अलग होता है, उसको याद हम लोग नहीं रख सकते हैं। तो हमारे बुक में जो है यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी दिया गया है, 4 ही फिजिकल प्रॉपर्टी दिया गया है इस चैप्टर में। हेलो एल्केन हेलो एरिन चैप्टर में पहला फिजिकल प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा मेल्टिंग पॉइंट, तीसरा डेंसिटी और चौथा क्या है, सॉल्युबिलिटी है। तो यही चारों फिजिकल प्रॉपर्टी को हम लोग अभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आते हैं सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टी, हम लोग बॉइलिंग पॉइंट पढ़ने चलते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं, या किसी कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट कैसे पता करेंगे कि ज़्यादा है या फिर कम है। तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट को पढ़ने से पहले इसका थोड़ा सा डिफिनीशन आपको बता दिया जा रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनीशन क्या होता है। ये आप क्लास 10th में पढ़ के आ चुके हैं कि बॉइलिंग पॉइंट का क्या डिफिनीशन होता है। आते हैं थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनीशन क्या होता है। तो यहाँ पर देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनीशन हम लिख चुके हैं बोर्ड पर कि द टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड जस्ट स्टार्ट टू कन्वर्ट इनटू गैस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि वह तापमान जिस पर कोई भी द्रव, वह तापमान जिस पर किसी भी प्रकार का द्रव गैस में परिवर्तित होने की शुरुआत करता है, उस तापमान को क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, या हिंदी में उसको क्वथनांक कहते हैं। तो वह तापमान जिस पर किसी प्रकार का द्रव गैस में परिवर्तित होने की शुरुआत करता है, उस तापमान को क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, जिसको इंग्लिश में भी हम लोग लिख चुके हैं। हिंदी के जो विद्यार्थी होंगे अभी हम जो बोले हैं उसको आप लोग रिपीट करके सुनकर उसको लिख लीजिएगा। तो अब आपसे एग्जाम में बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनीशन नहीं पूछा जाएगा आपको आईएससी के एग्जाम में कि बॉइलिंग पॉइंट कहते किसको, इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा इसको बता दिया गया है कि बॉइलिंग पॉइंट कहते किसको है, तब इसको पढ़ने के बाद इस पर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं, हम लोग समझ गए कि वह टेम्परेचर जिस पर किसी भी प्रकार का द्रव गैस में परिवर्तित होने की शुरुआत करता है, उस तापमान को क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब सवाल यह है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है कि को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, यानी किस किस कारण से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता और घटता है, उस चीज़ को हम लोग जानेंगे तब हम लोग से क्वेश्चन बनेगा। तो आते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ने जा रहे हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट।
तो आते हैं यहाँ पर हम लोग लिखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, फैक्टर अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को प्रभावित करने वाले कारक। तो बॉइलिंग पॉइंट को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, किस किस कारण बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है और किस किस कारण बॉइलिंग पॉइंट घटता है, आइए इसको हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, समझने चल रहे हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहला कारक हम लोग ले रहे हैं मॉलिक्यूलर वेट। तो पहला कारक आते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट को प्रभावित करने वाला मॉलिक्यूलर वेट। सबसे पहला कारण है मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट से बॉइलिंग पॉइंट प्रभावित होता है, कैसे प्रभावित होता है आते हम लोग इसको देखते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट एक एक करके सबको पढ़ेंगे, पहले इसको आपको लिख देते हैं। दूसरा कारक आपको आता है मॉलिक्यूलर वेट के बाद हम लोग दूसरा कारक आते हैं बॉइलिंग पॉइंट को प्रभावित करने वाला, वो है फिजिकल स्टेट। तीसरा कारण कौन सा है आपको, तो पहला मॉलिक्यूलर वेट हो गया, दूसरा फिजिकल स्टेट हो गया और तीसरा फैक्टर हो गया आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर। तो यह तीन चीज बॉइलिंग पॉइंट को प्रभावित करता है। किसी भी कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट को प्रभावित करने वाला मुख्य रूप से तीन चीज है, मॉलिक्यूलर वेट, फिजिकल स्टेट और स्ट्रक्चर। इन्हीं तीनों बात पर हम लोग ध्यान देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट से संबंधित क्वेश्चन हमसे बन जाएगा। तो एक एक करके इन सबको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं और इस पर क्वेश्चन भी बनाएंगे, आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहला हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट से कैसे बॉइलिंग पॉइंट प्रभावित होता है, तो आइए इसको बोर्ड पर ध्यान दीजिए और इसको हम लोग पढ़ने। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि मॉलिक्यूलर वेट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि मॉलिक्यूलर वेट बॉइलिंग पॉइंट को कैसे प्रभावित करता है। तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से आपकी बुक में लिखा हुआ है कि वंडरवाल फोर्स बढ़ जाता है। कौन सा फोर्स बढ़ जाता है, वंडरवाल फोर्स बढ़ जाता है। वंडरवाल फोर्स इंक्रीजेज, हेंस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज। आपके बुक में कह रहा है कि विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट वंडरवाल फोर्स इंक्रीजेज, हेंस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज। यानी कहने का मतलब है कि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से वंडरवाल फोर्स बढ़ जाता है, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तब हमको यह समझाना है कि वंडरवाल फोर्स होता क्या है और क्यों वंडरवाल फोर्स बढ़ जाता है। तो देखिए, जिस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट अधिक होता है उसमें नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल अधिक पाए जाते हैं, और अधिक मॉलिक्यूल जब एक निश्चित आयतन में उपस्थित होता है तो उनके बीच आकर्षण बल बढ़ जाता है। उसी आकर्षण बल को कहते हैं वंडरवाल फोर्स, जिसके कारण वह एक दूसरे से काफ़ी कस के जुड़े हुए होते हैं या एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक होते हैं, एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते हैं। तो यदि हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं या उस प्रकार के कंपाउंड को गर्म करते हैं तो एटम के बीच जो अट्रैक्शन बल है यानी वंडरवाल फोर्स है उसको तोड़ना होगा, तभी एटम एक दूसरे से अलग होंगे और गैस में परिवर्तित होंगे। तो उस आकर्षण बल को ही कहते हैं वंडरवाल फोर्स, जो एटम के बीच या मॉलिक्यूल के बीच पाया जाता है। तो उसको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है। तो फिर से आप ध्यान देंगे कि जिस किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट अधिक होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा। क्यों बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा, क्योंकि अधिक मॉलिक्यूलर वेट होने के कारण उसमें एटम अधिक पाए जाते हैं, और अधिक एटम जो होते हैं वो एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स का निर्माण करते हैं, जिसको तोड़ने में काफ़ी ऊर्जा खर्च होती है। यही कारण है कि जो है कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। यही आकर्षण बल को यहाँ पर बुक में क्या लिखा गया है, वंडरवाल फोर्स लिखा गया है। तो यह जो है कि आप समझ गए कि मॉलिक्यूलर वेट कैसे प्रभावित होता है। अब इस पर कुछ क्वेश्चन आपसे हम बनवाने जा रहे हैं। आपको बताना होगा कि यह किसका मेल्टिंग पॉइंट अधिक है और किसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। तो आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आपको ऑप्शन ए में है मिथाइल आयोडाइड, ऑप्शन बी में मिथाइल ब्रोमाइड, ऑप्शन सी में मिथाइल क्लोराइड, ऑप्शन डी में है मिथाइल फ्लोराइड। तो पूछा जा रहा है आपसे कि इन चारों में किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए हम लोग को सबसे पहले किस पर ध्यान देना है, मॉलिक्यूलर वेट पर। तो इन चारों में जिसका मॉलिक्यूलर वेट अधिक होगा उसमें वंडरवाल फोर्स अधिक होंगे, और जिसमें वंडरवाल फोर्स अधिक होगा उसको तोड़ने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो आते हैं सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट चेक करते हैं। तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर होता है 53। आयोडीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 53।
ब्रोमीन का होता है 35, क्लोरीन का 17 होता है, क्लोरीन का 17 और फ्लोरीन का होता है आपको 9। तो यहाँ पर सबसे अधिक मोलिकुलर वेट हम लोग देखें तो किस कंपाउंड का होगा, मिथाइल आयोडाइड का होगा। तो उसके बाद इसका मोलिकुलर वेट, तब इसका मोलिकुलर और सबसे लास्ट में फोलाइट कंपाउंड का मोलिकुलर। तो सबसे अधिक मोलिकुलर वेट किसका होगा, तो मोलिकुलर वेट जो है कि सबसे अधिक होगा आपको CH3I का, उसके बाद CH3Br का, उसके बाद CH3Cl और सबसे कम CH3F का। तो जिसका मोलिकुलर वेट अधिक होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अधिक होता है। इसीलिए सबसे अधिक बॉइलिंग पॉइंट का हम लोग बात करें तो सबसे अधिक बॉइलिंग पॉइंट CH3I का होगा, उसके बाद CH3Br का होगा, उसके बाद CH3Cl का, उसके बाद आपको CH3 और F का जो है कि बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये CH3 को अल्काइल ग्रुप भी कह सकते हैं। तो अगर अल्काइल ग्रुप का बात किया जाए तो सबसे अधिक अल्काइल ग्रुप में R और I का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद R और Br का होगा अल्काइल ब्रोमाइड का, उसके बाद R और Cl और सबसे कम R और F का मोलिकुलर वेट होगा। तो मोलिकुलर वेट सबसे कम R और F का होगा, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम किसका हो जाएगा, R और F का अल्काइल फ्लोराइड का, और सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा अल्काइल आयोडाइड का, क्योंकि इनका मोलिकुलर अधिक है। इसमें वंडरवाल फोर्स यानी वंडरवाल आकर्षण बल इसके एटम के बीच अधिक होगा, जिसको तोड़ने में हम लोग को काफ़ी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो यह जो आपको बताया गया, यह जो क्वेश्चन ये आपके बुक में है, या आपके बुक से लिया गया क्वेश्चन है। कहाँ पर है, अब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि, तो यहाँ पर देखिए आपके यहाँ बुक में एक दिया हुआ है, यहाँ पर इस क्वेश्चन को यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया गया है, इसको आप अच्छे से पढ़िए। बुक में यहाँ पर दिया गया है किसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक है और किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो इसी लाइन से एक क्वेश्चन आपको तैयार करके इसको समझाया गया। तो बॉइलिंग पॉइंट पहला फैक्टर था जो बॉइलिंग पॉइंट कर रहा है, मोलिकुलर वेट पहला फैक्टर था जो बॉइलिंग पॉइंट को प्रभावित करता था। अब आते हैं हम लोग दूसरा फैक्टर इसका पढ़ने के लिए। तो दूसरा फैक्टर में हम लोग क्या लिखे हुए हैं, तो पदार्थ का भौतिक अवस्था यानी फिजिकल स्टेट भी डिपेंड करता है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा और किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो आते हैं हम लोग दूसरा फैक्टर पढ़ने हैं, फिजिकल स्टेट कैसे प्रभावित करता है बॉइलिंग पॉइंट को। तो आइए देखते हैं इसको। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग फिजिकल स्टेट, बॉइलिंग पॉइंट को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक कौन सा है, फिजिकल स्टेट है। तो फिजिकल स्टेट में क्या होता है कि किसी पदार्थ का कौन कौन सा अवस्था होता है, जैसे पदार्थ के 5 अवस्था होते हैं, लेकिन हम लोग को यहाँ पर मुख्य रूप से 3 ही पढ़ना है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड जो कंपाउंड होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड और गैसियस कंपाउंड की तुलना में अधिक होता है। क्यों अधिक होता है, तो सॉलिड कंपाउंड में एटम या मॉलिक्यूल के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, जिसके कारण वो एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते हैं। तो हमको उनके बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए काफ़ी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए सॉलिड का जो है कि बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड और गैसियस मॉलिक्यूल की तुलना में अधिक हो जाता है। तो सॉलिड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर देखा गया मोर सॉलिड सब्सटेंस हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब मान लीजिए सॉलिड में ही कई तरह के सॉलिड कंपाउंड मिल जाते हैं, जैसे कि मोमबत्ती एक सॉलिड ही है और दूसरा लोहा भी एक सॉलिड ही है। तो सबसे ज़्यादा सॉलिड कौन है, लोहा हुआ, आयरन हुआ, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा। और मोमबत्ती भी सॉलिड है लेकिन आयरन की तुलना में इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि जो आयरन है उसमें एटम के बीच अट्रैक्शन फोर्स अधिक पाया जाता है, वो अधिक कठोर होता है। और मोमबत्ती जो है उसमें एटम के बीच अट्रैक्शन फोर्स आयरन की तुलना में कम होता है, इसीलिए वह कम कठोर होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे यदि सॉलिड ही हो कंपाउंड तो आपको उसमें आपको पहचानना होगा कि कौन से कंपाउंड अधिक सॉलिड है और कौन सा कंपाउंड कम सॉलिड है, या तो यह क्वेश्चन में आपको दिया रहता है। तो वहाँ से हम लोग बना सकते हैं। दूसरा, अगर आपसे पूछे कोई सॉलिड, लिक्विड और गैस में सबसे अधिक बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो सबसे अधिक बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, सॉलिड का होगा। उसके बाद लिक्विड और गैसियस मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है, और रूम टेम्परेचर पर ही वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सबसे अधिक बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, सॉलिड का। उसके बाद होता है किसका, लिक्विड का। तो
इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यदि आपको ऑप्शन में दिया जाए, क्वेश्चन दिया जाए, तो सॉलिड जहाँ पर लिखा हो उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, और लिक्विड जो यहाँ पर लिखा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे कम होगा। तो इस पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, ज़्यादातर पूछा जाता है मॉलिक्यूलर वेट और कंपाउंड के स्ट्रक्चर के आधार पर। तो इसको हम लोग पढ़ लिए, और आगे हम लोग बढ़ते हैं। बॉइलिंग पॉइंट को प्रोवाइड करने वाला जो तीसरा कारण है हम लोग का, पहला कारण क्या था, मॉलिक्यूलर वेट था, दूसरा कारण फिजिकल स्टेट देखें, और तीसरा कारण हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर्स पर ही बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है, और स्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा रोल इसमें अदा करता है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और किसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा। तो आते हैं तीसरा बॉइलिंग पॉइंट के फैक्टर पर, हम लोग स्ट्रक्चर पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, कि स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है कि वैसा कंपाउंड जिसका ब्रांच अधिक होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि विथ इंक्रीज इन ब्रांच बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज होगा। क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज, विथ इंक्रीज इन ब्रांच बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज। यानी वैसा कंपाउंड जिसमें ब्रांच अधिक होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। क्यों कम हो जाता है, तो वह जिनमें ब्रांच अधिक होते हैं वह कंपाउंड अस्थायी होता है और आसानी से टूट जाता है। तो जो आसानी से टूट जाएगा या उसमें हम लोग को कम ऊर्जा देना पड़ेगा, और जिसमें कम ऊर्जा हम लोग को देना पड़ेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। और वैसा कंपाउंड जिसमें ब्रांच नहीं होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट होता है, तो वैसे कंपाउंड को तोड़ने में अधिक ऊर्जा लगता है, क्योंकि वह स्टेबल होते हैं, और उसका जो अधिक ऊर्जा लगेगा उसमें, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अधिक हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे, कोई भी कंपाउंड जिसमें ब्रांच ज़्यादा होता है वो आसानी से टूट जाता है, कम ही ऊर्जा देते हैं वह टूट जाता है। तो जो आसानी से टूट जाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, क्योंकि हमको उसमें कम ऊर्जा खर्च करना पड़ता है। तो उसी आधार पर यहाँ पर बताया गया है कि विथ इंक्रीज इन ब्रांच बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज, ब्रांच बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, घट जाता है। तो यह जो आपको बताया जा रहा है कि फैक्टर और एक एक करके, इतना डिटेल आपके बुक में नहीं है, ये आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं। तो यदि आप अपने बुक में खोजते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, कैसे होता है, तो ये आपको डिटेल में आपके बुक में उतने अच्छे ढंग से नहीं दिया गया। तो इसको आपको समझाने के लिए अलग अलग पॉइंट बनाकर हम इसको पढ़ा रहे हैं। तो अब आते हैं हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाए। तो आते हैं क्वेश्चन बनाते हैं, और आपको बताना होगा इन जो अभी क्वेश्चन दे रहे हैं उनमें सबसे अधिक बॉइलिंग पॉइंट किसका है और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है, फिर हम आपको समझाएंगे। तो आइए बोर्ड पर देखिए इसको। तो देखेंगे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज, किस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक है। तो इसमें सबसे अधिक किसका बॉइलिंग पॉइंट है, आइए हम लोग पता करते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन, फिर दूसरा ऑप्शन, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन ए या बी, और यहाँ पर आपको आ गया है सी, ऑप्शन सी यहाँ पर है, और ऑप्शन डी आपको यहाँ पर है। ये आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, और इसमें पता करना है कि सबसे अधिक बॉइलिंग पॉइंट किसका है। तो आप इससे पहचान सकते हैं कि जिसमें ब्रांच अधिक होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और जिसमें ब्रांच कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अधिक होगा। तो सबसे ज़्यादा ब्रांच इसमें है, कंपाउंड ऑप्शन नंबर सी में ब्रांच ज़्यादा है, इसमें कम ब्रांच है, और इसमें बिल्कुल ब्रांच नहीं है। यदि इसको हम लोग मोलिकुलर वेट से बनाते हैं, जैसे कि, तो यहाँ पर 4 कार्बन 1 ब्रोमीन है, यहाँ भी 4 कार्बन 1 ब्रोमीन है, और यहाँ भी 4 कार्बन 1 2 3 4 1 ब्रोमीन है। तो चारों कंपाउंड का मोलिकुलर वेट एक समान है। तो जब मोलिकुलर वेट एक समान हो जाए सभी कंपाउंड का, तब यह मोलिकुलर वेट से नहीं बनेगा, तब यह किससे बनेगा, फिजिकल स्टेट से बनेगा या फिर ब्रांच से बनेगा। तो फिजिकल स्टेट सबका एक समान है, सभी जो है कि लिक्विड मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर मॉलिकुलर वेट और फिजिकल स्टेट सब एक समान हो गया। सभी लिक्विड इसलिए कहा जा रहा है कि जितने लोअर हेलो अल्केन है सब लिक्विड होते हैं, इसीलिए यह हम बोल दिए कि यह सब लिक्विड है। तो इनका मॉलिकुलर वेट भी एक समान है और फिजिकल स्टेट भी एक समान है। तब आते हैं हम लोग इन दोनों फैक्टर पर जब नहीं बनेगा तो तीसरा फैक्टर पर आते हैं, ब्रांच पर। तो सबसे ज़्यादा ब्रांच इसमें है, तो यह कंपाउंड पहले टूटेगा क्योंकि यह अनस्टेबल होता है, यह तो पहले टूटेगा तो पहले वेपर बन के यह उड़ जाएगा, इसमें हम लोग को कम ऊर्जा देना पड़ेगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाएगा, सी का।
इससे अधिक बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, बी का, क्योंकि इसमें एक ही ब्रांच है बी। और सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट ए का होगा, क्योंकि इसमें कोई ब्रांच नहीं है। तो यह जो है कि अच्छे हम लोग इसको थ्योरी से बना लिए। अब इसी चीज़ को आपके बुक में बॉइलिंग पॉइंट लिख कर एक्सप्लेन किया गया है। तो यदि आप चाहें तो हम जिस तरीक़ा से बता रहे हैं उस तरीक़ा से आप बनाइए, और नहीं तो आपके बुक में इस सब का बॉइलिंग पॉइंट दिया है, चाहे तो आप इसको याद भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उसी हिसाब से आप लोग बनाइएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका दिया है 375, इसका बॉइलिंग पॉइंट दिया है 364 केल्विन, और इसका बॉइलिंग पॉइंट दिया है 346 केल्विन। यानी सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट आपको इसका 346 है, और सबसे अधिक बॉइलिंग पॉइंट जो है कि इसका है 375 केल्विन है। तो यह बॉइलिंग पॉइंट हर कंपाउंड का याद रखना संभव नहीं है। मान लीजिए इसका आप याद करके चले गए, एग्जाम में किसी दूसरे कंपाउंड का दे दिया, तब कैसे बनाएंगे। उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि उस स्थिति में हम लोग वह बॉइलिंग पॉइंट को प्रभावित करने वाला जो फैक्टर है उसी फैक्टर का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट को किस चीज़ से बनाएंगे, मॉलिक्यूलर वेट से। जिस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट अधिक होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा। यदि मॉलिक्यूलर वेट सेम हो जाए तो फिजिकल स्टेट देखेंगे, क्योंकि सॉलिड कंपाउंड जो होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा लिक्विड और गैसेस मॉलिक्यूल की तुलना में। यदि मॉलिक्यूलर वेट और फिजिकल स्टेट दोनों सेम हो जाए, उस स्थिति में हम लोग बॉइलिंग पॉइंट को पहचानने के लिए कौन से फैक्टर का सहारा लेंगे, तो ब्रांच के लिखेंगे, स्ट्रक्चर का सहारा लेंगे। जिसमें ब्रांच अधिक होता है वो मॉलिक्यूल आसानी से टूट जाता है, उसमें कम ऊर्जा देना पड़ता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। और जिसमें ब्रांच जो है कि नहीं होते हैं वो आसानी से नहीं टूटता है, उनको तोड़ने में या उनको गैसियस अवस्था में परिवर्तित करने में हम लोग को अधिक ऊर्जा देना पड़ता है, इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अधिक हो जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट को प्रभावित करने वाले 3 कारक अभी हम लोग पढ़े। पहला क्या पढ़े हम लोग, मॉलिक्यूलर वेट, दूसरा फिजिकल स्टेट, और तीसरा क्या पढ़े हम लोग यहाँ पर ब्रांच यानी कि स्ट्रक्चर के आधार पर हम लोग पढ़े। अब बॉइलिंग पॉइंट के बाद हम लोग को इसमें पढ़ना है मेल्टिंग पॉइंट पढ़ना है, फिर डेंसिटी पढ़ना है और सॉल्युबिलिटी पढ़ना है। तो आते हैं अब हम लोग मेल्टिंग पॉइंट को पढ़ते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एक अगला फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो आइए यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का हिंदी होता है द्रवनांक, और इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट का हिंदी क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट का हिंदी होता है क्वथनांक। तो अब आते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है, मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं या द्रवनांक किसे कहते हैं। तो इसको भी आप लोग मैट्रिक में पढ़ के आ चुके हैं कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फिर भी आपको एक बार यहाँ पर बताया जा रहा है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि वह तापमान जिस पर कोई सॉलिड लिक्विड में परिवर्तित होने की शुरुआत करता है, उस तापमान को कहते हैं हम लोग मेल्टिंग पॉइंट। जैसे बर्फ है, आइस है, तो आइस जो है कि रूम टेम्परेचर पर ही बर्फ जो है कि मेल्टिंग पॉइंट लिक्विड में परिवर्तित होने की शुरुआत कर देता है, इसीलिए आइस का यानी कि बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है। लेकिन लोहा हम लोग लेते हैं यानी आयरन लेते हैं, यह सॉलिड होता है, यह रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में परिवर्तित नहीं होता है, इसको गर्म किया जाता है 1000-1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं, तब यह सॉलिड से लिक्विड में परिवर्तित होने की शुरुआत करता है। तो हर कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट कहते किसको हैं, तो वह तापमान जिस पर कोई सॉलिड लिक्विड में परिवर्तित होने की शुरुआत करता है, उस तापमान को क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पर आपको डिफिनीशन दिया गया है कि द टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड जस्ट स्टार्ट टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट का डिफिनीशन आप लोग समझ गए। तो ध्यान देंगे मेल्टिंग पॉइंट का डिफिनीशन आपके आईएससी एग्जाम में यह नहीं पूछा जाए कि मेल्टिंग पॉइंट कहते किसको है। आपको आईएससी के एग्जाम में इस पर संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं हम लोग समझ गए। अब आते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे बॉइलिंग पॉइंट को प्रभावित करने वाले कारक थे, उसी प्रकार मेल्टिंग पॉइंट को भी प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। तो कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो आइए यहाँ पर लिखते हैं हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट को प्रभावित करने वाले कारक, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट को प्रभावित करने वाले कारक।
तो मेल्टिंग पॉइंट को तीन चीज़ प्रभावित करते हैं, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट को भी प्रभावित करने वाले तीन कारक थे, ठीक उसी प्रकार मेल्टिंग पॉइंट को भी प्रभावित करने वाले तीन कारक हैं। कौन से कारक हैं? तो सबसे पहला कारक है मेल्टिंग पॉइंट को प्रभावित करने वाला फिजिकल स्टेट यानी कि भौतिक अवस्था, दूसरा है मॉलिक्यूलर वेट और तीसरा स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर वेट का हिंदी होता है आणविक द्रव्यमान। तो सबसे पहला पर आते हैं हम लोग फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट कैसे जो है कि मेल्टिंग पॉइंट को प्रभावित करता है। तो मान लीजिए पदार्थ यदि कोई सॉलिड है और लिक्विड और गैस है, तो ये तीन तरह के फिजिकल स्टेट है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस में सबसे अधिक मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? सॉलिड का होगा। लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है क्योंकि वह पहले से ही द्रव के रूप में परिवर्तित रहता है, और गैसियस मॉलिक्यूल का भी मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? सॉलिड का होता है। लिक्विड और गैस का मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे फिजिकल स्टेट में हम लोग सबसे अधिक मेल्टिंग पॉइंट लिख सकते हैं सॉलिड, और सॉलिड के बाद आता है लिक्विड, और सबसे कम होता है गैस। तो गैसियस और लिक्विड मॉलिक्यूल इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है क्योंकि यह पहले से ही जो है कि लिक्विड के रूप में है और यह गैस के रूप में है। मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? सॉलिड का होता है। तो अगर फिजिकल स्टेट का बात करें तो हम लोग एक ही कंपाउंड का हम लोग को मेल्टिंग पॉइंट पढ़ना है जो कि सॉलिड अवस्था में हो। तो उसमें भी ध्यान देंगे कि वैसा कंपाउंड जो मोर सॉलिड होता है, अधिक कठोर होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट अधिक होगा, और जो लेस सॉलिड होता है यानी कम कठोर होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। जैसे आपको कोई एग्जाम्पल देना रहता है तो आते आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, फिर वही एग्जाम्पल एक हम लोग लोहा लेते हैं और दूसरा मोमबत्ती लेते हैं। तो लोहा जो है कि अधिक सॉलिड है और मोमबत्ती जो है कि कम सॉलिड है। तो मोमबत्ती को लगभग 60-70 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो वह लिक्विड में परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन लोहा भी सॉलिड है, इसको हम लोग 1 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे तब जाकर यह जो है कि लिक्विड में परिवर्तित होगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि लोहा और मोमबत्ती दोनों ही सॉलिड है, लेकिन दोनों का सॉलिड जो करेक्टर है एक जैसा नहीं है, इसीलिए दोनों का मेल्टिंग पॉइंट एक समान नहीं है। दोनों के सॉलिडनेस में अंतर है, एक अधिक कठोर है और दूसरा क्या है? कम कठोर है। तो मेल्टिंग पॉइंट का क्वेश्चन बनाते समय इस चीज़ को आप लोग ध्यान देंगे। यदि क्वेश्चन में दिया रहे सॉलिड कैरेक्टर तो आप जो मोर सॉलिड होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट अधिक बताइएगा, और जो लेस सॉलिड होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट कम बताइएगा। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उसमें इंडिकेट किया रहता है कौन मोर सॉलिड है और कौन सा लेस सॉलिड है। अब आते हैं हम लोग दूसरा पढ़ने मोलिकुलर वेट। तो मोलिकुलर वेट जो है कि कैसे प्रभावित करता है मेल्टिंग पॉइंट को, तो आते हैं इसको समझते हैं मॉलिक्यूलर वेट कैसे प्रभावित करता है। तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से एटम का संख्या कंपाउंड के एक निश्चित वॉल्यूम के अंदर अधिक हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण उनके बीच आकर्षण बल बढ़ जाते हैं, और आकर्षण बल बढ़ने के कारण वह अधिक कठोर हो जाता है, जिसके कारण उसको तोड़ने में, उसको लिक्विड रूप में लाने के लिए हमको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बढ़ जाता है, यानी कि द्रव्यनांक बढ़ जाता है। तो वैसा कंपाउंड जिसका मोलिकुलर वेट अधिक होता है उसका जो है कि मेल्टिंग पॉइंट अधिक होता है, क्योंकि उसमें अधिक ऊर्जा हम लोग को खर्च करना पड़ता है। और वैसा कंपाउंड जिसका मोलिकुलर वेट कम होता है उसमें हम लोग को कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। तो एक चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा कि कंपाउंड सेम ही नेचर के होने चाहिए, तभी मॉलिक्यूलर वेट का जो फॉर्मूला है उस पर अप्लाई कीजिएगा। एक ऐसा नहीं कि एक कंपाउंड कोई दूसरा हो और दूसरा कंपाउंड कोई दूसरा हो, इस अवस्था में यह लागू नहीं होगा। हमारे कहने का मतलब कि मिथाइल क्लोराइड हो और इथाइल क्लोराइड हो, यानी क्लोराइड का ही सभी कंपाउंड हो, तब यह मॉलिक्यूलर वेट हम लोग लागू करेंगे, या सभी आयोडाइड का हो या सभी फ्लोराइड का हो, तब यह फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो मॉलिक्यूलर वेट पर क्या ध्यान देंगे कि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज।
विथ इंक्रीज इन मोलिकुलर वेट मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज।